हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज़ दानिश ज़फर। आज आप मेरे साथ हैं विक्रांत बैच में और हम बात करने वाले हैं सॉरी चेंज वॉइस पे। तो ये वॉइस क्या होती है आज हम जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप आज इसके बारे में मेरे साथ जानने वाले हैं। काफ़ी दिन बाद विक्रांत की क्लास हो रही है, तो ये मेरा वादा है, क्लास ऐसी होगी आत्मा तृप्त हो जाएगी अंदर से लेकर बाहर तक। ये तुमसे मेरा वादा है। आज की क्लास में जो तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना इसको करने का, तुम कहोगे हाँ सर क्या दे रही हो, मज़ा आ गया। ऐसा रूल और से कॉन्सेप्ट से, एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज आप जानेंगे वॉइस के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आज आप मेरे साथ करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस भी। क्वेश्चंस के साथ साथ आज मैं आपके लिए सिनोनिम्स भी लेके आया हूँ। तो ये क्लास बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, भर भर के इसमें आपको मिलने वाला है क्या माल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वॉइस क्या होती है। ठीक है भाई, देखो वॉइस क्या होती है कि एक बात तो कहने के दो तरीके होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक तो मैंने कहा कि मैंने काम किया, तो यहाँ पे मैं एक्टिव हो गया, सब्जेक्ट एक्टिव हो गया। मैंने कहा मैंने काम किया, सब्जेक्ट एक्टिव है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, वो एक्टिव है। और मैंने कहा काम मेरे द्वारा किया गया, तो मेरे द्वारा है, काम पे मैं एक्टिव नहीं हूं। नहीं समझे? बेटर समझोगे इस एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा शी हेल्प्स, तो यहाँ पे ये लड़की है, यही हेल्प करती है, बात खत्म हो गई। शी हेल्प्स बताना पड़ेगा किसकी, वो एक बात है। एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट काम कर रहा है। अगर मैं कह दूं शी इज हेल्प्ड, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। कैसे? शी इज हेल्प्ड का मतलब है उसकी मदद की गई है, उसने मदद नहीं की है मेरे बच्चे, उसकी मदद की गई है। आइए, तो क्या हर एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। तो आइए पहले जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, बिना ऑब्जेक्ट के ये अधूरी साउंड करती हैं। जैसे मैं कहूं कि सबमिटेड, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, मतलब कंप्लीट नहीं है, क्योंकि शी सबमिटेड तो आपको बताना पड़ेगा ना क्या सबमिट किया। तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए इस वर्ब को, जैसे शी सबमिटेड द प्रोजेक्ट। या फिर मैंने कहा आई एंजॉयड, तो आई एंजॉयड क्या मुझे बताना पड़ेगा, तो मैंने कहा आई एंजॉयड द पार्टी। तो हमेशा इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे मैंने कहा रमन रोट, तो क्या लिखा रमन ने, ये बताना पड़ेगा। रमन रोट क्या बताना पड़ेगा, रमन रोट अ बुक। तो हमेशा इन वर्ब्स को रोट हुआ, एंजॉयड हुआ, सबमिटेड हुआ, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम ट्रांजिटिव कहते हैं। और इन्हें ट्रांजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना। ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इसमें वर्क passes over from the doer to the receiver। एक इसमें करता होता है और एक रिसीव करने वाला होता है काम। इसने सबमिट किया, क्या किया? प्रोजेक्ट। मैंने एंजॉय किया, क्या? पार्टी। रमन ने लिखी, क्या? एक किताब। या फिर मैंने कहा दे हेल्प्ड, अब बताना किसकी? अस। तो एक्शन पास ओवर हुआ, दे ने एक्शन किया, किस पे पास ओवर हुआ? अस पे। तो हमेशा इसमें एक्शन पास ओवर होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं इंट्रांजिटिव की, किसकी? इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी चीज इसमें क्या होती है? एक्शन डज नॉट या डजंट पास ओवर। जो इसमें एक्शन होता है वो पास ओवर भी नहीं होता। जैसे आइए मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखा देता हूं। जैसे मैंने कहा भाई बर्ड्स फ्लाई,
सेंटेंस कंप्लीट है। अब तुम चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो इन द स्काई, पर ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द स्काई इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्काई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्काई को एक्शन में नहीं लिया जा रहा है। एक्शन में कौन है? सिर्फ बर्ड्स हैं, वही फ्लाई कर रही हैं और उनका आकाश से मतलब नहीं है, आकाश में फ्लाई कर रही हैं बस। ठीक है, तो एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है। या फिर ही डांस्ड, आप आगे वेल लिख सकते हैं कि वो बढ़िया नाचा, पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं हो रहा, कोई और दूसरा नाउन या प्रोनाउन इसके आगे नहीं आ रहा है ना, तो ये एक्शन इसमें पास ओवर नहीं हो रहा। ऐसे वाले वर्ब्स इंट्रांजिटिव होते हैं और याद रखिए इनका बनता है नो पैसिव, इनका पैसिव वॉइस नहीं होता। तो मजेदार बात क्या है कि सबका पैसिव वॉइस होता नहीं है, सिर्फ उन्हीं का पैसिव वॉइस होगा जिनमें एक्शन पास ओवर होगा, जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अच्छा भाई, एक चीज और है, एक चीज और है इसमें मजेदार, इनको तो जानते ही होगे तुम, ये मैं लिख रहा हूं जरा गौर से, जानते हो तो बताना मुझे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसमें इनको जानते होगे तुम। इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो ये 3 होते हैं और जब इन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 12 हो जाते हैं। तो टोटल हमारे पास 12 तरह के टेंस हैं। कितने तरह के टेंस हैं मेरे बच्चे? 12 तरह के टेंस हैं। लेकिन क्या सारे के सारे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से कन्वर्ट होते हैं, आइए जरा देखते हैं। देखो भाई, इनडेफिनेट सारे कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 3 ये हो गए, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनडेफिनेट सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है ना, इसको मैं रेड कर देता हूं। याद रखना, ये एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, पैसिव वॉइस में, इसका बनेगा नो पैसिव। इसीलिए इसे रेड से लिखा है। देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर फिर भी इतना काफी है देखना कि इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। तो भाई 2 यहां पे हो गए, 3 और 2 5। तीसरी चीज, ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं ये कभी कन्वर्ट नहीं होते पैसिव वॉइस में। इनको भी मैं क्या करता हूं, इनको भी लाल कर देता हूं, इनका नो पैसिव। अब चाहे आप प्रेजेंट में चाहें इसे, या इसको आप पास्ट में चाहें, या फिर आप इसको फ्यूचर में चाहें, इनका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता, है ना। तो चाहे प्रेजेंट में हो ये, या फिर पास्ट में हो, या फ्यूचर में हो, इनके साथ आएगा नो पैसिव। तो भैया इनका तो कोई बनेगा नहीं, तो बचे कितने? 5 और 2 7, तीनों के तीनों ये बनेंगे। तो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, परफेक्ट टेंस कन्वर्ट हो जाता है। 3 और 2 5 और 2 7 है, 3 और 2 5 और 3 8, 8 हो गए। तो भैया ये 8 कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 4 कन्वर्ट नहीं होंगे। तो हमारे पास आप याद रखिए कितने तरह के पैसिव वॉइस होते हैं? 8 टाइप्स ऑफ पैसिव हो सकता है ना। किसके बेस पे? टेंसेस के बेस पे। तो टेंसेस के बेस पे हमारे पास 8 तरह के पैसिव वॉइस होते हैं मेरे बच्चे। कितने तरह के? 8 तरह के पैसिव वॉइस। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, आत्मा तृप्त रहेगी। मैंने बताया कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आप सेंटेंस को एक्टिव में लिखें या फिर पैसिव में लिखें। ना ही उसका मीनिंग बदलता है, ना ही उसका टेंस बदलता है। याद रखिए, जो एक्टिव का टेंस होगा वही पैसिव का टेंस होगा। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी टेंस नहीं बदलता, ना ही कभी मीनिंग बदलता है। मीनिंग भी बिल्कुल सेम होता है, जो एक्टिव का मीनिंग होता है एग्जैक्टली वही मीनिंग पैसिव वॉइस का होता है। ठीक है, हर एक्टिव का पैसिव नहीं बन सकता। इस वर्ब का होना जरूरी है। किस वर्ब का होना? ट्रांजिटिव वर्ब का होना जरूरी है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो इन दोनों के पैसिव वॉइस नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। दूसरी चीज, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ साथ टेंस का भी लोचा है इसमें। सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस बन सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बन सकता और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बन सकता। ठीक है, इस बात से हमें पता चला कि हमारे पास सिर्फ 8 टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस है। कितने तरह के? 8 तरह के पैसिव वॉइस। तो आओ ऑटो के ऑटो एक ही बार में जान लेते हैं ना, एक ही बार में जान लेते हैं। इसको तो जानते होगे तुम। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग।
ये एकमात्र ऐसी वर्ब है जिसकी 8 पॉसिबिलिटीज हैं, और ये बात बड़ी गहराई से स्थापित की है मैंने जब मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं 8 यूनिवर्सल रूल्स। तो 8 यूनिवर्सल रूल्स की वीडियो देखना, आत्मत रक्त होगी। तो ये एकमात्र वर्ब है जिसकी 8 पॉसिबिलिटीज हैं। और पैसिव वॉइस कितने तरह के होते हैं? 8 तरह के पैसिव वॉइस होते हैं। इसकी फॉर्म्स कितनी है? 8 तरह की, 8 ही इसकी फॉर्म्स हैं। तो हो गया ना कमाल। बस इनके साथ थर्ड फॉर्म लगाते रहो, सारे पैसिव बन जाएंगे। इनके साथ थर्ड फॉर्म लगाते रहो, सारे पैसिव बन जाएंगे। नहीं समझे बात को? चलो एक फॉर्मूला दूंगा तुम्हें, सिर्फ एक फॉर्मूला, मात्र एक फॉर्मूला, और उस एक फॉर्मूला से तुम सारे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। आओ दिखाता हूं तुम्हें फॉर्मूला। भाई देखो, कोई भी सेंटेंस जिंदा या मुर्दा जब तुम बनाते हो तो वो कैसे बनता है? पहले उसमें सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो लगा देते हो, कोई मॉडल है तो वो लगा देते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद तुम फिर इसमें मेन वर्ब लगा देते हो। ये क्या है? मेन वर्ब लगा देते हो, और मेन वर्ब लगाने के बाद तुम क्या करते हो? इसमें ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को बंद कर देते हो ना। आओ इस तरह का एक सेंटेंस मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, इसी में लिख देता हूं। जैसे आई वॉज, है ना, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी, मेन वर्ब लगा देता हूं, प्लेइंग चेस। ठीक है भाई, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बन गया। ऐसी सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट लगाते हैं वॉज, इज, एम, आर, जो भी, ठीक है, और मेन वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब मजेदार बात दूसरी, लेकिन जब तुम पैसिव का फॉर्मेशन देखोगे, ये फॉर्मेट है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का। पैसिव का फॉर्मेशन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है ना। इधर का माल इधर, इधर का माल इधर। कहने का मतलब है पहले आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, लेकिन ये किस फॉर्म में आता है? सब्जेक्टिव फॉर्म में। समझे मेरे बात भाई? तो सबसे पहले क्या बात होती है कि अगर आपको मेरी बात समझ में आई है ना, तो बहुत अच्छा है। नहीं आई है तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव का क्या मतलब है कि पहले आपने सब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव का मतलब है ये पार्ट जो है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। सब्जेक्टिव का मतलब है कि अगर यहाँ पे मी होता तो ये वहां जाके आई बन जाता। बस इतनी सी बात कह रहा हूँ कि अगर ये मी होता तो वहां जाके आई बन जाता। इसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है या कोई मॉडल है तो तुम इसे क्या करोगे? एज इट इज कॉपी मार दोगे, जैसा लिखा हुआ है वैसा। मतलब इसकी तो तुम्हें चिंता ही नहीं करनी है। वॉस लिखा है वॉस, वर लिखा है वर, है ना, बस सिंगुलर प्लूरल देख लेना, बाकी एज इट इज कॉपी कर दोगे। प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो वैसे ही उतार दोगे। अब क्या करोगे? इसके अंदर लगाओगे फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी का क्या मतलब है? इन आठों में से कोई एक। समझे? फॉर्म ऑफ बी का क्या मतलब है? इन आठों में से कोई एक लगाओगे। इन आठों में से एक का मतलब है तुमने कोई भी लगा दिया, वॉज, इज, एम, आर, कोई भी जो लग रहा है ना। अब ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा? कोई भी लगा दूं, एम लगा दूं, इज लगा दूं, बी लगा दूं, कोई भी लगा दूं क्या? नहीं, ये लगेगा अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब। जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी वही फॉर्म लगा दोगे। अगर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो आईएनजी लगा देना, अगर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो थर्ड फॉर्म लगा देना, अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट लगा देना। जिस भी फॉर्म में है वही फॉर्म बस तुम्हें लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब को ऐसे उतारोगे, मॉडल है तो उसको ऐसे उतार दोगे, फॉर्म ऑफ बी लगाओगे, और साथ में फिर तुम लगाओगे बाय लगा के, बाय ना। अब देखो तुमने ऊपर से क्या क्या ले लिया, ये सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, ये यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव ऐसे बन के, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऐसी आ गई। मेन वर्ब अभी तुमने नहीं लगाई है, लेकिन हाँ मेन वर्ब के अकॉर्डिंग तुमने फॉर्म ऑफ बी लगा दी। मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही तो फॉर्म ऑफ बी लगाई है। अब मेन वर्ब लगा दो, तो मेन वर्ब जितनी भी होंगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। याद रखना, मेन वर्ब हमेशा एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में ही आनी है, और कोई चारा ही नहीं है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आनी है, पैसिव वॉइस में हमेशा। अगर पैसिव है तो पैसिव की दो ही पहचान है, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये पैसिव की पहचान है, फॉर्म ऑफ बी प्लस थर्ड फॉर्म, यही पैसिव की पहचान है। ये है तो पैसिव है, ये नहीं है तो पैसिव भी नहीं है।
इसी से पैसिव बनता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आखिरी चीज क्या करनी है भैया, बाय लगा के आप लगा देंगे सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। एक्टिव का जो सब्जेक्ट था, लेकिन ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा क्योंकि बाय के बाद आएगा। तो ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आओ जरा इसी वाले सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आए था, इसे हम भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पहले इससे उठाते हैं। तो चेस को उठा के इधर रखेंगे, मैंने लिखा जैसे चेस, ठीक है, चेस आ गया। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है ये, सब्जेक्टिव फॉर्म भी इसकी चेस है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी चेस है, वैसे लिख दिया, नाउन की चेंज नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब अगर कोई है तो ऐसी उतार दोगे, तो वॉस को ऐसी उतार दो, चेस वॉस। अब तुम आगे बढ़े और आगे जाके तुमने देखा इसमें प्लेइंग दे रखा है। प्लेइंग कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो भैया बी की कौन सी फॉर्म लगाओगे, बी की भी आईएनजी फॉर्म लगा दोगे। द चेस वॉस, बी की आईएनजी फॉर्म रही ये, द चेस वॉस बीइंग। समझे मेरी बात, द चेस वॉस बीइंग। अब ये थर्ड फॉर्म भी तो लगानी है ना, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आनी है। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय। अब सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव क्या है, आई, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मी। बन गया भाई। इसी तरीके से बनाओगे तो जल्दी बना पाओगे और सेकंड्स में क्वेश्चंस करोगे। अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी कैसे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस लाया हूं। मैं एक काम करता हूं, पहले आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट होने वाले। जैसे ही रोट अ बुक, ये काम करते हैं ना, पीछे चलते हैं, ये वाले जरा कन्वर्ट करते हैं। अब देखो उसी फॉर्मूले से करेंगे जो मैंने बताया। सबसे पहले क्या लगाना था, लेकिन ये देखेंगे नहीं ना, फॉर्मूले से वेरीफाई नहीं कर पाओगे। ही रोट अ book, she is helping us, we kill mosquitoes, he has joined them, Raman had collected the sample, she will have reached eaten, she will have eaten rice। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस है। आइए इनको कन्वर्ट करेंगे और आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से करना है। मैंने रैंडमली सेंटेंस लिखा है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक, तो इसको लिख दो आ बुक। इसके बाद क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, ऐसे उतार दोगे। नहीं है भैया कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब है ना मॉडल है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब फॉर्म ऑफ बी लगा दोगे मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। मेन वर्ब क्या है, रोड, सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब क्या है, रोड, सेकंड फॉर्म है। तो भाई इसकी भी सेकंड फॉर्म लगा दो। अब है ना, तो अ बुक किसकी, इसकी सेकंड फॉर्म वॉस, अ बुक वॉस। क्योंकि वॉस क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो वर लगा देते, इतना कॉमन सेंस गली के कुत्ते कुत्ते का होता है। सो ही रोट अ बुक, सो अ बुक वॉस। अब रोट की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आगे क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो आपने लिख दिया रिटन। और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, बाय हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। बिल्कुल वैसे ही बना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैथ की तरह हो जाएगा ये। शी इज हेल्पिंग अस, तो बड़ा अच्छा है। अस को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा वी। इस बन जाएगा आर। आर क्यों बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे उतार दोगे, लेकिन वी के साथ इस नहीं आती, तो उसी की फॉर्म आर लिखना पड़ेगी, वी आर। अब ये कौन सी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। तो बी की कौन सी फॉर्म, बी की भी आईएनजी फॉर्म ना, बीइंग हेल्प्ड बाय, शी का हो जाएगा हर।
अब कुछ सोच रहे होंगे अरे सर इतना बड़ा रूल बना दिए हो, क्या कैसे करेंगे सर, कैसी बातें करते हो सर, रूल कैसे याद करें। तो देखो मेरे बच्चे, बहुत ही आसान है, एकदम बिल्कुल पपुआ तरीके से आसान है। देखो भैया, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसी ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। मतलब तुमने क्या किया है, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर, ये तो आसान है, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर, तुमने कर दिया, बहुत बढ़िया। हेल्पिंग वर्ब और कोई मॉडल आ रहा है तो उसमें भग से ऐसी उतारे दे रहे हो, तो इसमें लर्न क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल आ रहा है तो तुम उसे भग से ऐसी उतार दे रहे हो। तो ना तुम्हें ये वाली बात याद करनी है कि इधर का माल इधर और इधर का माल इधर, ये तुम्हें पता है। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऐसी भग से उतार देना, ये भी तुम्हें पता है। अब जरा आगे आ जाओ, मेन वर्ब का क्या करना है तुम्हें, बताओ जरा क्या करोगे मेन वर्ब का। मेन वर्ब कुछ भी हो तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बी की फॉर्म लगा देनी है, तो फॉर्म ऑफ बी, ये चीज याद रखने की है। पूरे रूल में बस यही पेज है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो है ना, उसके अकॉर्डिंग बी की फॉर्म लगेगी और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है कि जो भी मेन वर्ब हो उसी को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसी का थर्ड फॉर्म बनना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। मैं वही कर रहा हूँ, बाकी इधर का माल इधर करके हो जाएगा काम। वी किल मॉस्किटोज, तो पहले लिख दो यहाँ पे मॉस्किटोज, मॉस्किटोज, है ना। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो कौन सी फॉर्म, आर आ जाएगा, मॉस्किटोज आर, है ना। और किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय अस, ठीक है। इधर का माल इधर, इधर का माल इधर, आर कैसे आया, ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म, कहानी खत्म। ऐसे ये वाले बन जाएंगे, धप 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 धप। देखो, ही हैज जॉइंड देम, तो देम इधर आके क्या बनेगा, दे। हैज क्या बन जाएगा, हैव। फॉर्म वही है, सब चीज वही है, बस इसे प्लूरल लिखना पड़ रहा है क्योंकि दे हैव जॉइंड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। सो दे हैव बीन, अब जॉइंड को ऐसे उतार दोगे, जॉइंड बाय हिम, समझ रहे हो ना, कहानी खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमन हैड कलेक्टेड द सैंपल, तो भाई द सैंपल आ जाएगा, द सैंपल। हैड की जगह आप क्या लिखेंगे, हैड की जगह हैड ही लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है हैड, ये है मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बीन, द सैंपल हैड बीन कलेक्टेड बाय रमन। और ऐसे ये वाला देख लो, शी विल हैव ईटन राइस, तो इसे यहां पे लिखोगे पहले राइस, है ना। विल को ऐसे उतार दोगे क्योंकि मॉडल है। हैव ये भी हेल्पिंग वर्ब है, दो दो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब सिर्फ ईटिन है, अरे मेन वर्ब ईटिन तो है, बाकी दोनों हेल्पिंग है। तो विल हैव, ईटन की कौन सी फॉर्म, ईटन की तो बाद में, पहले बी की थर्ड फॉर्म भी तो लगाओगे ना, फॉर्म ऑफ बी भी तो आएगी। तो राइस विल हैव बीन, अब आएगी थर्ड फॉर्म, ईटन बाय हर। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, वही सब किया, इधर का माल इधर, इधर का माल इधर, बस इसमें दो हेल्पिंग वर्ब थी, दोनों को ऐसे भकर भकर उतार दिया। ये थर्ड फॉर्म थी तो बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, अरे ये थर्ड फॉर्म थी तो बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, और फिर ईटिन लिख दिया, है ना। थर्ड फॉर्म तो आनी, बात खत्म हो गई। तो ये था भाई आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का, सारे क्वेश्चन आप इसी से बना देंगे, समझ रहे हैं। जितने क्वेश्चन मैंने आपको क्या पढ़ाया, सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ाया जिसमें इधर का मान इधर करना है, हेल्पिंग वर्ब पे मॉडल है ऐसी उतार देनी है, बस सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल देख के, नहीं तो बी की फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, सारे पैसिव बन जाएंगे। क्या ऐसा होता है, सच में पॉसिबल है, आओ करके देखते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे क्वेश्चंस के सफ़र पे, और आपको कसम है आप क्वेश्चन इसी अंदाज से करेंगे जैसे मैंने सिखाए, आप बहुत तेज कर पाएंगे। ये मैं करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम दूंगा मैं हर क्वेश्चन पे, और देखते ही क्वेश्चन बनाने हैं। ऑल द बेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे प्यार से होता है। आपको सिर्फ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, टेंस का। देखो भाई ये क्या है, प्रेजेंट है ना, तो टेंस भी अगला भी किस में आना चाहिए, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो सिर्फ प्रेजेंट वाले चूज कर लो। ये हैड है काट दो, वॉज है काट दो। दूसरी बात, हैज़ कहाँ से आ गया, मतलब ही नहीं बनता हैज़ का ना, क्योंकि अगर एम है तो एम इज एम आर, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता आंसर में, तो इसलिए आंसर ये होगा। बिना पढ़े आपने क्वेश्चन कर दिया, मिला के देख लो। अब उस फॉर्मूले को भी देख लो, उसी फॉर्मूले से करना है मैंने फॉर्म ऑफ बी देखी और आईएनजी देखा, तो बीइंग होना चाहिए था, है ना। बीइंग वाला मैंने निकाल लिया प्रेजेंट में, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला देखो, देखो कैसे करना क्वेश्चन, तुम्हें पूरा देखना ही नहीं है। तुमने देखा कि प्लेड है, क्योंकि सारा खेल वर्ब का है इसमें,
ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कैसे पता सेकंड फॉर्म है? क्योंकि इससे पहले नो हेल्पिंग वर्ड बिफोर इट, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। अगर ये थर्ड फॉर्म होती, मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इसकी पहचान क्या होती है कि इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होती है। थर्ड फॉर्म से पहले एक हेल्पिंग वर्ब होती है बिफोर इट। तो ये प्लेड सेकंड फॉर्म है, मतलब वॉज या वर का इस्तेमाल होना है। तो वॉज वर ये गलत हो गया, एक कट गया। ठीक है भाई। अब नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं है, सेंटेंस को नेगेटिव क्यों करोगे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मैनी गेम्स वर प्लेड बाय हिम, मैनी गेम्स वॉज प्लेड। अब क्योंकि गेम्स है प्लूरल, इधर का माल इधर आया प्लूरल, तो प्लूरल में प्लूरल बनेगा, डी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकते बात क्या। आइए अब यहाँ पे आपको दिख गया हैड ऑलरेडी, ये थर्ड फॉर्म है। तो इसमें थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि बी की भी थर्ड फॉर्म होगी। बीन देखो पहले, बीन वाले देख लो, बीन वाले छाट लो, बीन वाला ये रहा, बीन वाला ये रहा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब इन्हीं दोनों को पढ़ लो। द एग्जामिनेशन हैड बीन पास्ड बाय हिम, द एग्जामिनेशन हैज। तो यहाँ पे हैड था तो टेंस चेंज कर दिया, टेंस चेंज नहीं हो सकता, पास्ट का पास में रहेगा, आंसर बी हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ऐसी मतलब 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है ये, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो 30 सेकंड लग रहे हैं। तो देखो हैड एग्जामिन्ड मतलब, तो एग्जामिन्ड थर्ड फॉर्म है, तो बी की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। कैसे पता थर्ड फॉर्म है? इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो बी की भी कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। बी की फॉर्म थर्ड मतलब बीन ढूंढ लो, तो बीन इन दोनों में है, इसको काट डालो। ही हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ही हैज। अब प्रेजेंट टेंस क्यों करोगे भैया? पास्ट का पास्ट टेंस रहेगा, नो चेंज इन टेंस इन एक्टिव वॉइस, याद रखना। टेंस एंड मीनिंग शुड बी सेम, ये दो चीजों पे काम करना है आपको। टेंस हमेशा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। यू विल हैव बीन, अच्छा माई फादर विल एडवाइस यू, तो विल एडवाइस का क्या हो जाएगा? विल बी एडवाइस्ड हो जाएगा ना, विल के साथ, क्योंकि सिर्फ बी ही लग सकती है ना। तो एडवाइस कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे भी तुम बी की कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म। तो बी वाला देख लो जिसमें बी लगा हो, बी वाला बीन नहीं हो सकता, बी एडवाइस शैल, बी नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, लो आ गया आंसर, चेक कर लो। यू विल बी का विल बी तुमने विल ऐसे उतारा, फॉर्म ऑफ बी क्यों लगाया? क्योंकि एडवाइस के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, क्योंकि एडवाइस कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो बी की भी कौन सी फॉर्म? अरे जो फॉर्म मेन वर्ब की होती है वही ये यहाँ लगाते हो, तो ये फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। एडवाइस क्यों लगाया? क्योंकि पैसिव है तो थर्ड फॉर्म ही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन कहता है दे हैव बिल्ड अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द रिवर, दे हैव बिल्ड अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द रिवर, तो दे हैव बिल्ड का क्या हो जाएगा? हैव बीन बिल्ड या हैज बीन बिल्ड, तो शुड वुड वाले हटा दो, हैज बीन बिल्ड क्या आ गया, और कुछ है नहीं, लो यही आंसर होगा। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इधर का माल इधर किया, हैज बीन, हैज बिल्ड, हैव बिल्ड का हैज बीन बिल्ड, हैज क्यों हुआ? क्योंकि डैम सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी? सिंगुलर, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लो। दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग, दे ग्रीट मी, तो आई से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीट तो इज या इज आर से होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, वॉज वाला आंसर नहीं हो सकता, बीइंग वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग, चेयरफुली ग्रीटिंग्स इज डन, ये तो कुछ पता नहीं क्या ही बनाया है, मीनिंग ही बदल दिया, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, देखो ये कितना आसान हो जाएगा। कुड नॉट वो वैसा ही रहेगा, अगर मॉडल है तो ऐसे ही उतार देना है, तो कुड का कुड ही रखो, कैन नॉट वाले पहले काट दो। दूसरी बात, ही कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, तो कुड के साथ सिर्फ एक ही मॉडल आ सकता है, बी, द बॉक्स कुड नॉट बी लिफ्टेड बाय हिम, द बॉक्स कुड नॉट बी लिफ्टेड बाय हिम, कुड नॉट बी लिफ्टेड, द बॉक्स कुड नॉट बी लिफ्टेड, अरे ये तो सेम हो गया। अच्छा बी लिफ्ट है, ये बी लिफ्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि लिफ्ट यहाँ पे पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म मिसिंग है। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म वही देखनी है आपको, ए इज द करेक्ट आंसर। आओ इसमें भी फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म देखते हैं। तो विल से पता चला कि फॉर्म ऑफ बी बी होगा,
बी अरेंज देख लो, बी अरेंज्ड कहाँ पे है, बी अरेंज्ड यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, बी अरेंज यहाँ पे है, और बी अरेंज यहाँ पे भी है। तो वॉज बी अरेंज्ड कुछ होता ही नहीं है, वॉज और बी दो दो फॉर्म बी की, ऐसे पास्ट बी और फिर बी भी लगा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो विल का विल ही रहेगा, चेंज क्यों करोगे, तो यही रहेगा ना, शेल से कोई मतलब नहीं। तो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम विल बी अरेंज्ड बाय देम, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो फिर से मॉडल आया, अगर शुड है तो ये शुड ही रहेगा, ठीक है, कुछ और नहीं हो सकता। तो पहले तो शेल वाला काट दो। अब बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, मतलब बी रिस्पेक्टेड हो जाएगा ना, रिस्पेक्ट का बी रिस्पेक्टेड हो जाएगा। तो बी रिस्पेक्टेड यहाँ पे है, बी रिस्पेक्टेड यहाँ पे है, यहाँ पे बी नहीं है तो ये भी काट दिया। आर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय अस। अब देखो जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे ऑब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, ठीक है, तो यहां पे डोंट मेंशन। अगर ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है तो हम उसे मेंशन नहीं करते, जैसे ही वॉज अरेस्टेड, they were promoted, ठीक है, या फिर shoes are mended, या फिर money is loved, ठीक है मेरे भाई। 1 2 3 4 कितने हो गए मेरे बच्चे, 4। अब जरा गहराई से एक चीज देखो, गहराई से एक चीज देखो, मनी इज लव्ड, इनमें मैंने कुछ मैसेज, मतलब मैंने इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, फिर भी तुम्हें पता है कि किसने किया। अगर मैं कहूँगा ही वॉज अरेस्टेड तो इसका अरेस्ट किसने किया होगा, बाय पुलिस। अरे और कोई अरेस्ट कर सकता है क्या, नहीं, तो पुलिस ही अरेस्ट करती है। तो इसलिए ये बात अंडरस्टूड है और हम क्या करेंगे, इसमें बाय पुलिस मेंशन नहीं करेंगे। ऐसे ही दे वर प्रमोटेड, तो प्रमोट कौन करेगा, हायर अथॉरिटीज या बॉस प्रमोट करेगा, तो ये भी अंडरस्टूड सी बात है ना। तो बाय बॉस या बाय अथॉरिटी जो कुछ भी है, तो इसमें आप मेंशन नहीं करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। शूज़ आर मेंडेड, तो शूज़ मेंड कौन करता है, कॉबलर शूज़ मेंड करता है ना, जैसे प्लम्बर प्लम्बिंग करता है, या घर का सामान सैनिटरी वेटरी सेट करता है, तो यहाँ पे भी आप नहीं लगाएंगे, बाय लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। शूज़ आर मेंडेड बेटर है, ठीक है। ऐसे ही मनी इज लव्ड किसके द्वारा, सब प्यार करते हैं पैसे से, बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए बाय एवरीवन बाय समवन ये हम ऑमिट कर देते हैं, नहीं लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे वी शुड रिस्पेक्ट अवर टीचर्स, तो ये एक्टिव में बनेगा तो वी से बनेगा, है ना, और जब ये पैसिव में बनेगा तो अवर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। बस आप इतना कह देंगे कि भाई हमें टीचर्स की इज्जत करना चाहिए, टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, बाय अस लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये दोनों सेंटेंस सही है, बेटर डी वाला है। अगर आपके पास एग्जाम में आए तो आप डी वाला लगाएंगे, जिसमें बाय नहीं लगा होगा, जब बात किसकी होगी, अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट की ना, जब अंडरस्टूड है, जो प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, वो जैसे द केस इज वन, तो द केस इज वन तो बाय द लॉयर ही होगा, तो जब अंडरस्टूड है तो आप मेंशन नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, टू टीम्स वर प्लेइंग, तो वर प्लेइंग का क्या हो जाएगा, बीइंग आ जाएगा कहीं ना कहीं, बीइंग प्लेड कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन ये वर है, ये इज है, तो काट डालोगे। वॉस और बीन नहीं आते कभी साथ में, यही आंसर होगा जो बचा, वॉस बीइंग प्लेड, खत्म क्वेश्चन, एकदम खत्म हो रहा है क्वेश्चन। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग, थोड़ा सा तेज चलेंगे भैया, द मैनेजमेंट इज प्लानिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विद माई कंपनी, द मैनेजमेंट इज प्लानिंग का क्या हो जाएगा, इज प्लानिंग, तो बीइंग है तो आईएनजी आ जाएगा, है ना, तो आईएनजी आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म बीइंग प्लान, ठीक है। वॉस नहीं आएगा, टेंस चेंज हो गया, है ना, बीइंग नहीं है इसमें, वॉस नहीं आएगा, यही आंसर होगा। एलिमिनेशन से कर रहा हूँ मैं, तुम पढ़ते जाना, चेक करते जाना, एक एक आंसर सही होगा, बिना पढ़े करके दिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन में, है ना। अभी 15 तक देखो, बिना पढ़े करके दिखाता हूँ, उसके बाद समझा भी दूंगा, या कभी भी आखिर तक बिना पढ़े तुम भी मेरे साथ कर सकते हो, नई चीज़ नहीं है, जादू नहीं है। निशा विल स्पीक टू हर पेरेंट्स टुमारो। अब एक बात याद रखो, इफ preposition is used in active voice, अगर एक्टिव वॉइस में preposition का इस्तेमाल हुआ है, it should
not be omitted in the पैसिव वॉइस। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव वॉइस में भी ओमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो हर पेरेंट्स, तो अगर यहाँ पे देखो टू लगा है ना तो टू का लगना जरूरी है। तो जहाँ पे टू नहीं है पहले वो वाले काटूंगा मैं, जहाँ पे टू नहीं है पहले वो वाले काटूंगा। तो लो यही आंसर है। छोटे छोटे रोल से क्वेश्चन खत्म हो गया बिना पढ़े। अब देख लो, हर पेरेंट्स विल बी स्पोकन टू बाय निशा टुमारो। तो निशा के द्वारा बात किया जाएगा उसके पेरेंट्स से। डी इज द करेक्ट आंसर। समझा? नया क्वेश्चन था ये। अब देखो ये दिया हुआ है पैसिव। तुम कहोगे कैसे पता सर? अरे तुम्हें सिखाया नहीं है। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, इस दोनों से पता चल रहा है ये पैसिव है। फॉर्म ऑफ बी बीन है और थर्ड फॉर्म है ब्रॉड। तो क्या हो जाएगा? तो हैज द न्यूज एंड ब्रॉड, तो हैज ब्रॉड वाला आंसर हो जाएगा। हैज नॉट ब्रॉड, हैज नॉट ब्रॉड तो ये नहीं है, बीन तो लगेगा नहीं। हैज नॉट ये भी हो सकता है क्योंकि नोबडी से है। एनीबडी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जरा चेक करते हैं। तो nobody has brought the news to my attention सही है। anybody has not brought, तो anybody के साथ not का इस्तेमाल नहीं होता है। याद रखिए, anybody के साथ not का इस्तेमाल नहीं होता। nobody brought the news to my attention, nobody, अब ये टेंस चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये भी नहीं होगा। तो यही आंसर होगा। अब अच्छा, nobody कहोगे या फिर नॉट कहोगे? नोबडी के साथ भी नॉट नहीं इस्तेमाल होता, तो नोबडी नॉट का भी काम करता है। तो नोबडी मतलब किसी ने मुझ तक न्यूज़ नहीं पहुंचाई। इसका मतलब भी है कि न्यूज़ मेरे तक किसी के द्वारा नहीं पहुंचाई गई है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन। तो लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन, तो वॉज आस्क्ड हो जाएगा ना, वॉज आस्क्ड। तो वॉज आस्क्ड ये रहा, वॉज आस्क्ड ये रहा, ये बीन बीन बजेगी नहीं, ये बीन भी रहेगा नहीं। तो द मैन वॉज आस्क्ड द वे टू एथेंस, बिल्कुल सही है, द वे टू एथेंस वॉज आस्क्ड। अब आप ऐसे नहीं करेंगे, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप ये समझिए, द बॉय आस्क्ड, तो बॉय कौन हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, आस्क्ड किससे? द मैन कौन हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना भाई। द वे टू अटलांटिक क्या है? इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और याद रखो, जब भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बनाओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो द मैन वॉज आस्क्ड, तो क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैन है इसलिए हमने मैन वाले को सिलेक्ट किया ना। अगर हमारे पास मैन होता ही नहीं तो हम इसे ऐसे ही बनाते, पर क्योंकि मैन है इसलिए आप मैन से बनाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरुआत नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होता या इस ऑप्शन में कहीं टेंस की गलती होती है ना, या फिर मीनिंग की गलती होती, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते थे। कहने का मतलब है ये दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है? ऊपर वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। वाई डिड शी ब्रेक दी गार्डन, तो शी डिड ब्रेक तो मतलब पास्ट हो गया, तो वॉज ब्रोकन या वर ब्रोकन होना चाहिए। तो विल हैड से कोई मतलब नहीं है, वॉज ब्रोकन ये रहा, वॉज दी वॉल, अब ये भी सही हो सकता है। वाई द वॉल वॉज ब्रोकन बाय हर, वाई द गार्डन वॉल, तो ये गलत हो गया क्योंकि इंटेरोगेटिव रहेगा। याद रखिएगा, जब भी आप पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव रिमेन्स इंटेरोगेटिव। कब? जब आप करेंगे पैसिव वॉइस की बात। तो एक्टिव पैसिव में ये बात याद रखिए, अगर एक्टिव वॉइस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और अगर आप उसे चेंज करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस में तो वो इंटेरोगेटिव ही बन के आएगा। समझ लो? तो बड़ी सीधी सी बात है। विल यहाँ पे वाई द गार्डन जब आप लिखते हैं तो इंटेरोगेटिव नहीं रहता, क्योंकि इंटेरोगेटिव में पहले वर्ब आती है, पहले वर्ब आती है बाद में सब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पे पहले वर्ब आई और बाद में सब्जेक्ट आया। तो वाई वॉज द गार्डन वॉल। तो बच्चे ये मत सोचना कि इन्होंने यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इंटेरोगेटिव हो गया। सिर्फ क्वेश्चन मार्क से नहीं होता है ना। तुम ये नहीं, तुम यही तो बोलते हो व्हाट इज योर नेम, ये बोलते हो व्हाट योर नेम इज, तो इस पहले बोलते हो, योर नेम बाद में। तो इसमें हमेशा पहले वर्ब आती है, याद रखना। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस। तो शुड नॉट का क्या हो जाएगा? शुड नॉट बी ऑफर्ड, है ना, क्योंकि शुड ही रहेगा। शुड नॉट बी ऑफर्ड, शुड नॉट बी ऑफर्ड, यही होगा आंसर।
शुड ऑफर नो, ये पता नहीं क्या है, शुड बी इसमें नॉट नहीं है, द वेजिटेरियन शुड नॉट ऑफर गलत है, यही आंसर होगा भैया, सी इज द करेक्ट आंसर। We are reaching the end of this exercise, तो we are reaching the end of this exercise, so we are reaching का हो जाएगा, ये we are reaching नहीं रहेगा, the exercise से start होगा, so this exercise is ended by us, नहीं, the end of this exercise is being reached by us, तो are reaching का being हो जाएगा ना, ये ing, तो यहाँ पे भी be की फॉर्म ing, D is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, वाई डिड यू लुक एट माई थिंग्स, तो भाई सीधी सी बात है, आप इसे बनाएंगे किससे, वाई डिड यू लुक एट माई थिंग्स, वाई माई थिंग, तो थिंग नहीं होगा, थिंग्स है तो थिंग्स ही होगा, ये डिड है तो वर्ब से सेंटेंसेस होना चाहिए, वर्ब से तीनों वर्ब से है यार ये तो माई थिंग, अब ये इंटेरोगेटिव नहीं रहा क्योंकि माई थिंग पहले आ गया, इंटेरोगेटिव नहीं रहा, ये भी इंटेरोगेटिव नहीं रहा क्योंकि माई थिंग पहले आ गया, तो यही आंसर बचा, वाई वर माई थिंग्स लुक्ड एट। अब एक मजेदार बात देखो, यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, तो भाई मेरे पैसिव वॉइस में भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20। I expect you to complete this work before sunset. तो you are expected आप बना सकते हैं, you are expected। I expect you नहीं बना सकते क्योंकि पैसिव नहीं है, I am expected बना सकते हैं। I expect you का मतलब क्या है कि I से expect किया जाए, ठीक है, so you are expected to complete this work before sunset। ये भी सही है, I am expected to complete this work। I expect you to complete this work before sunset। ये दोनों ही सही है, बट इसमें ज़्यादा सही कौन सा है ये देखना है। I expect you, you are expected to complete this work before sunset। अगर आप कहते हो I am expected, हाँ अब देखो आप ना ये वाला सेंटेंस ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, तुम क्या कह रहे हो कि अब ये आपने ना इसमें एक चीज़ चेंज कर दी, लेकिन ये सेंटेंस ज़्यादा बढ़िया है पर इसमें आपने एक चेंज कर दी, आई से स्टार्ट कर दिया, तो मैं बेटर इसको मानूंगा, आप ये वाला लगाइए, बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों सही है वैसे, डी भी बिल्कुल सही है, पर यू आर एक्सपेक्टेड एकदम स्ट्रेट है, और जहाँ पे स्ट्रेट जा रहे हैं वहाँ पे बेटर है। आई एम एक्सपेक्टेड का मतलब है कि मुझसे एक्सपेक्ट किया गया है, अंडरस्टूड सी बात है तुम्हारे द्वारा, तो वो भी इसलिए ठीक हो जाता है, पर ये बेटर सेंटेंस है, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी। अब देखो ये कैसे वाले हैं, ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे ना तो ये भी वैसे ही बन रहे हैं, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म से, और ये हैं तुम्हारे क्या बोलते हैं हम, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो बात करते हैं किसी भी रिक्वेस्ट की, कमांड की, ऑर्डर, ऐसे किसी चीज की बात करते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस दिखा देता हूं, भाई किसी ने कहा शट अप, या फिर ओपन द डोर, या फिर प्लीज हेल्प मी। इन तीनों में तुम मेंशन करो ना करो सब्जेक्ट यू ही होगा। भाई अगर मैं तुमसे कहता हूं कैच इट तो क्या मतलब होगा, यू कैच इट। अगर तुम किसी से कहते हो शट अप तो क्या मतलब होता है, यू शट अप। तो इसीलिए इसमें यू आप मेंशन करें या ना करें सब्जेक्ट है। अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, इनका पैसिव वॉइस बनाने का आसान तरीका है शट अप। तो शट अप जब आप किसी से कहते हो तो ये एक ऑर्डर होता है, इसलिए आप कहते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप। तुम कहोगे सर ये क्या किया, तो बड़ा ही आसान है, ये जो इंपैरेटिव है ये चेंज हो जाता है किसमें, इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव का क्या मतलब है मेरे बच्चे कि टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है, टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें। तो इन्फिनेटिव में तो शट अप का क्या हो जाएगा, टू शट अप, समझ रहे हो।
और यू फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म यहाँ आ गए तो ये पैसिव भी हो गया। तो ये हम भावना के हिसाब से चेंज कर देते हैं, क्योंकि शटअप में किस चीज़ की भावना है, ऑर्डर की भावना है। ऐसे ही जब आप कहेंगे ओपन द डोर, तो ये आप किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, या आप मम्मी से भी कह सकते हैं, पापा से भी कह सकते हैं, तो उसको आप कह रहे हैं, तो कहने की भावना है। तो इसको आप बनाएंगे ऐसे, यू आर आस्क्ड, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म भी आ गया, टू ओपन द डोर। अब जब आपने इसे ऐसे बनाया तो इन्फिनेटिव भी बन गया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इंपेरेटिव किस में चेंज हो जाता है, इन्फिनेटिव में। एक और सेंटेंस देखो ना, प्लीज हेल्प मी, तो ये कैसे बन जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। कैसे पता चला रिक्वेस्ट, भाई प्लीज लगा हुआ है, प्लीज या काइंडली लगा हुआ है तो रिक्वेस्ट ही होगा। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। आसान हो गया ना। अब मजेदार बात देखो, ये जो है ना ओपन द डोर, इसे एक तरीके से और बना सकते हो, लेट द डोर बी ओपन, ऐसे भी कर सकते हो। ये भी पैसिव है, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, लेट से बना दिया आपने, क्योंकि आप जो सजेशन वाले होते हैं या किसी से आप कुछ कह रहे हैं तो आप लेट से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, लेट टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी। तो ये क्या है, एक तरीके से सिर्फ तुमसे कहा गया है, तुम्हें ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर तो सर्वेंट के लिए होगा जो तुम दोगे, तुमसे सिर्फ कहा गया है टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर द टी। तो यू आर आस्क्ड सही है, यू आर सेड का मतलब है तुम्हें ही कह दिया, मतलब कहा है, यू आर सेड नहीं बोलते हैं, यू आर सेड, इट इज सेड कह सकते हैं कि ये कहा गया है। यू आर सेड का मतलब है तुम्हें कहा गया है। सो यू आर ऑर्डर्ड, तो तुम्हें ऑर्डर भी नहीं किया गया है, तुम्हें एडवाइस भी नहीं की गई है, तो भैया यही वाला आंसर हो जाएगा, यू आर आस्क्ड टू टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी। तो ये पूरा ऐसे ही उतर के आ गया है यहाँ पे टू लग के, जैसा मैंने तुम्हें इन सेंटेंसेस में दिखाया। तो 4 एग्जाम्पल हो गए, उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्या बात कि इंपेरेटिव को इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करते हैं, टू लगा के पूरी चीज़ छाप देते हैं और भावना को थर्ड फॉर्म बना देते हैं। मतलब आर लगा के आस्क्ड, आर लगा के टोल्ड, आर लगा के सेड, या फिर आर लगा के रिक्वेस्टेड, है ना, आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, है ना, इस तरीके से आगे आएंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व। ये लो भाई, इट इज नॉट अ मैन whom you should invite, he is not a man, ये वो आदमी नहीं जिसको तुम इनवाइट करो, he is should कुछ होता है क्या, this man who should not, ये क्या बात है, this man who should not, he is not the man who should be invited by you, ये सही है, शुड के साथ फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म हो गया। ही इज नॉट द मैन हु इज टू, अब देखो शुड गायब है इसमें से, मॉडल की कमी खल गई, आंसर सी हो गया। द टीचर वॉज लिसनड टू बाय द स्टूडेंट्स, तो द टीचर वर लिसनिंग, तो देखो टू है तो टू तो लगेगा, जहाँ पे टू नहीं है वो तो वैसे भी आंसर नहीं होगा, तो टू सब में है। ठीक है, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन आई है तो पैसिव में भी वो कैरी करती है। तो क्या कह रहे हैं, द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग, तो क्या हो जाएगा, बीइंग लिसन्ड होना चाहिए, बीइंग लिसन्ड। तो बीइंग यहाँ नहीं है, बीइंग यहाँ नहीं है, बीइंग यहाँ नहीं है, बीइंग कहाँ गया भाई, बीइंग तो कहीं पे भी नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। द टीचर्स वॉज लिसनिंग टू टीचर्स, द टीचर वॉज लिसन्ड टू, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका पैसिव वॉइस बनेगा द टीचर वॉज बीइंग लिसन्ड टू बाय द स्टूडेंट्स। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे ये फॉर्म ऑफ बी है तो ये ऐसे उतर गया, ये आईएनजी थी तो बी की आईएनजी फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म आ गई टू। क्यों आया, क्योंकि ये प्रेपोजिशन था, यहां लगा है तो यहां भी लगेगा, इधर का माल इधर आ गया, स्टूडेंट्स इधर आ गए, टीचर उधर पहुंच गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यही इसका आंसर होगा। तो आप ये अपने पास से एक आंसर मान लीजिए ई, है ना, और इसको मार्क कर लीजिएगा। कभी कभी कुछ बुक्स में भी गलत दिए होते हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स के हम ऐसा होता है ना कि हम क्वेश्चंस निकालते हैं अलग अलग बुक से, अलग अलग पेपर्स से, तो कभी कभी बुक में भी ऐसा होता है कि ऑप्शन सारे गलत दिए होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम हैं तो अगर जिंदा है तो तुम्हें क्या चिंता है। क्वेश्चन नंबर 24, पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन सेवरल सिटीज, ये कितना क्वेश्चन है। अब देखो टू हैव सीन है तो ये है मेन फॉर्म, तो सीन का क्या हो जाएगा, बीन सीन हो जाएगा, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है तो बीन लगेगा। तो बीन सीन देख लो, बीन सीन ये रहा, बी सीन नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, यही आंसर है। देखा, इतना तगड़ा क्वेश्चन भी इतने प्यार से बन गया। अब देखो क्लेम, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, तो देखो ये भी वही है, फर्स्ट फॉर्म है बी की। तो द सस्पेक्ट क्या मतलब हुआ, लोगों ने क्लेम किया है टू हैव, कि उन्होंने देखा है सस्पेक्ट को बहुत सारे शहरों में, जिसपे सस्पेक्ट कौन होता है, इस पे शक होता है। तो द सस्पेक्ट इज क्लेम, तो सस्पेक्ट को क्लेम किया गया है टू हैव बीन सीन, कि उसे देखा गया है अलग अलग शहर में। मीनिंग भी सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, दे ड्रू अ सर्किल, सो सेकंड फॉर्म ऑफ ड्रू, तो वॉज ड्रॉन देख लो, बस यहाँ पे है वॉज ड्रॉन, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया, बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, ही प्रेजेंटेड मी, तो आई वॉज प्रेजेंटेड होना चाहिए ना, आई वॉज प्रेजेंटेड, तो आई वॉज प्रेजेंटेड, आई वॉज प्रेजेंटेड विल भी नहीं हो सकता। आई वॉज प्रेजेंटेड ऑन माई बर्थडे, आई वॉज प्रेजेंटेड अब ओके ऑन माई बर्थडे, है ना, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे बाद में, है ना, ये थोड़ी ऑन माई बर्थडे पहले लगाओगे। आई वॉज प्रेजेंटेड, क्या प्रेजेंट किया, ये लगाओगे, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, अब ओके ऑन, ठीक है, फिर ओकेजन, तो ओकेजन बाद में, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आंसर हो जाएगा सी। 27, दे लॉक द डोर, तो क्या हो जाएगा, द डोर इज, क्योंकि लॉक क्या है, फर्स्ट फॉर्म, द डोर इज लॉक्ड, द डोर वॉज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, बीन नहीं होगा, खत्म, द डोर इज लॉक्ड एवरी नाइट, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द कैंडिडेट्स आर राइटिंग एन एसे, सो एन एसे आर राइटिंग, तो आर राइटिंग का क्या हो जाएगा, बीइंग रिटन, तो बीइंग रिटन देख लो, बीइंग रिटन यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यही आंसर हो जाएगा। समझ रहे, उसी से कर रहा हूँ मैं, और 10 सेकंड में कर रहा हूँ, बिना ऑप्शन देखे हो रहे हैं, ठीक है, बिना ऑप्शन देखे हो रहे हैं। एलिमिनेशन से तो ये तुम कभी गलती नहीं कर सकते। आई होप, इट इज होप्ड, सही है, हो सकता है। दैट आई शैल विन दिस डिबेट, तो दिस डिबेट विल बी वन, बी वन होना चाहिए, बी वन ये रहा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, B1 ये रहा, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। द डिबेट कॉम्पिटिशन इज होप्ड टू बी वन, चलो सही है, लेकिन वेल शायद तुमने सब भगा दिया, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यही आंसर होगा। इट इज होप्ड, ये होप की गई है कि दिस डिबेट कॉम्पिटिशन विल बी वन। अब बस क्या किया गया है कि शैल का विल कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी होगा, क्योंकि आई के साथ अगर शैल लगा रहे हो तो कंपटीशन के साथ विल लगाओगे ना। अरे पोएट रूल याद नहीं है क्या, टेंसेस वाली क्लास देखो, पोएट गहराई से पढ़ाया था ना, आई और बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, लेकिन जब पोएट लागू होता है तो बाकी सबके साथ विल और आई के साथ शैल, आई के साथ सॉरी विल और बाकी सबके साथ शैल। तो यहाँ पे पोएट लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पे आई के साथ शैल लगा है, तो कंपटीशन के साथ विल आना चाहिए, सिंपल है। एक बार टेंसेस वाली क्लास देखोगे समझ में आ जाएगा, नहीं देखिए भूल गए हो तो रिवाइज भी हो जाएगा। When Ram arrived home, police arrested him. So he was arrested हो जाएगा, पुलिस अरेस्टेड का, he was arrested ये नहीं होगा, is arrested थोड़ी होगा, प्रेजेंट थोड़ी है, he was arrested। अच्छा, तो when Ram arrived home, he was arrested by police, being नहीं हो सकता, तो यही है। अब देखो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन और होता, he was सिर्फ arrested होता, by police नहीं होता, तो हम उससे सेलेक्ट करते, लेकिन by police वाला भी ठीक है, अगर by police नहीं होता तो वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होता। They have been performing a drama. So a drama has been. So been performing. They have been performing. aha, देखो भाई ये कौन सा हो गया, ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इसका नो पैसिव वॉइस, तो नन ऑफ द अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। था बढ़िया क्वेश्चन, तुम्हें याद भी हो गया कि किस किसके नहीं होते। दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, तो ऑब्जेक्टेड टू आया है, तो टू प्रेपोजिशन है, तो टू तो लगा ही होना चाहिए भाई, तो पहले तो ये कट गया। अच्छा, दूसरी चीज ऑब्जेक्टेड है तो क्या होना चाहिए, वॉज या वर ऑब्जेक्टेड, वॉज, टू बी ऑब्जेक्टेड नहीं होगा, वॉज ये हो गया ना, माई प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू बाय देम, तो प्रेपोजिशन टू यहाँ पे भी है, क्योंकि प्रेपोजिशन टू यहाँ पे भी था, दोनों जगह लग गया, डी आंसर हो गया, बाकी सब सेम है। ही वॉज टेकन, पैसिव वॉइस आ गया, कैसे पता पैसिव है, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, तो क्या बना मेरे बच्चे, पैसिव।
फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, तो क्या बना मेरे बच्चे? पैसिव। ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड्स, तो वॉज टेकन का क्या होना चाहिए? टुक। टुक देखो, टुक 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 टुक, ये रहा, यही आंसर हो जाएगा। हिज फ्रेंड्स टुक हिम टू द हॉस्पिटल, है ना, सेकंड फॉर्म है, तभी वॉज या वर लगा, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना कैसा कर रहा हूँ? समझ में आया ना? वॉज टेकन मतलब क्या हुआ होगा? पहले कभी टुक हुआ होगा, है ना, टुक की वजह से ही सेकंड फॉर्म ऑफ बी और टुक का बना टेकन। द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव, तो हैज नॉट अप्रूव्ड मतलब बीन अप्रूव्ड करके पैसिव होना चाहिए, बीन अप्रूव्ड करके पैसिव होना चाहिए। बीन अप्रूव्ड ये रहा, या नहीं है? हैज नॉट बीन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वॉज वाला नहीं होगा, चलो यार एक तो एलिमिनेट कर पाए। द गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द ड्रग फॉर सेल, द गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द सेल बाय द न्यू ड्रग, ये देखो फॉर्मेशन गलत है, ठीक है। द ड्रग हैज नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, यही आंसर होगा। फॉर द सेल ऑफ द न्यू ड्रग, ये अपने हिसाब से टेढ़े बड़े सेंटेंस वैसे ही नहीं होते हैं। आंसर इज बी, ठीक है, सीधा सीधा बनता है पैसिव में, सीधा सीधा। वाई डिड यू बीट हिम, वाई डिड यू बीट हिम, तो बहुत ही सिंपल है, डिड को आपने क्या कर देंगे? वॉज बीटन हो जाएगा, तो ये रहा वॉज बीटन, ये भी रहा वॉज बीटन, ये नहीं होगा, हैड हो गया, ये भी रहा वॉज बीटन, तो एक ही एलिमिनेट कर पाए हैं। वाई ही, तो देखो भाई इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव बनेगा, इसमें ही पहले आ गया, ये इंटेरोगेटिव नहीं है, काट दोगे। अच्छा, इसमें क्या हुआ? वाई वॉज ही बीटन बाई, ये हो सकता है आंसर। वाई वॉज हिम थोड़ी होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इसमें वो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव पैसिव में बन जाता है, और सब्जेक्ट ऑफ और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव भी, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, और तो ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, सब्जेक्ट बनना चाहिए था। आंसर इज बी, हिम थोड़ी होगा। हैज समबडी ब्रोकन द ग्रास, तो हैड तो हो नहीं सकता। हैव द गेट, हैव, अच्छा हैज समबडी ब्रोकन द गेट, तो हैव नहीं हो सकता क्योंकि हैव प्लूरल के साथ लगेगा। हैज द गेट बीन ब्रोकन, सही बात है, बाय समबडी, नहीं इसमें समबडी लगाने की जरूरत ही नहीं है। हैज द गेट बीन ब्रोकन, ये वाला आंसर होगा डी, ये वही वाला है जब मैंने कहा था कि आपके पास दो ऑप्शन हो, एक में मेंशन हो और एक में ना मेंशन हो, तो जिसमें ना मेंशन होगा वही आंसर होगा। तो गेट अगर तोड़ा गया तो सीधी सी बात है किसी के द्वारा तोड़ा गया ना। हैज द गेट बीन ब्रोकन, क्या क्या गेट तोड़ दिया गया है, यही तो हम बोलते हैं। तो किसके द्वारा? बाय समबडी बोलो या ना बोलो, ना बोलो तो ज्यादा बेटर है, डी इज द करेक्ट आंसर। ही प्रेजेंटेड मी अ बुके, तो शी प्रेजेंटेड मी, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज प्रेजेंटेड हाँ ये नहीं आएगा, आई वॉज प्रेजेंटेड अ बुके ऑन माई बर्थडे। आई वॉज प्रेजेंटेड, तो विल से कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं, ठीक है। इसमें आपने बर्थडे पहले लगा दिया, इसलिए गलत हुआ। सीक्वेंस यही वाला रखिए, पहले बुके और फिर बर्थडे। ही विल हैव टू डू द वर्क सिंसियरली, भाई अगर मैं तेज़ जा रहा हूँ तो तुम वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैं इसलिए तेज़ जा रहा हूँ ताकि ये 2 घंटे में क्यों कितना भी कंटेंट लाया हूँ उसे जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीवर करना चाहिए। यही कोशिश होती है रिकॉर्डेड क्लास की, ताकि आपका डेटा भी बचे, आपका समय भी बचे, और आपके पास बेस्ट कंटेंट कम से कम टाइम में पहुँचे। सही बात तो, अच्छा कंटेंट ही वो होता है जो कम टाइम में डिलीवर किया जाए। ही विल हैव टू डू द वर्क सिंसियरली, so he will have to do the work sincerely, the work will have to be done sincerely by him, सही है। तो the work will have been done, will have been क्यों होगा? to do का to be done होना चाहिए, to do का to be done, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म, तो देखो याद रखो, जो to प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है उसका जब आप पैसिव बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? to प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। नहीं समझे? जैसे टू डू, टू बी डन, टू कैच, टू बी कॉट, टू प्ले, टू बी प्लेड, ऐसे बन जाता है। तो बीन डन ही वाला होगा, बाकी कोई और है नहीं, सारे गलत हो गए। आंसर इज ए। नया कॉन्सेप्ट सीखा आपने इसमें कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करेंगे, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। 39, वेयर डू यू कीप द न्यूज़पेपर, तो पैसिव है और इसका याद रखिएगा कि आप सब्जेक्ट पहले नहीं लगाएंगे, इसमें लगा हुआ है, काट देंगे। हैव यू केप्ट द न्यूज़पेपर्स, नहीं,
वेयर डू यू कीप द न्यूज पेपर्स, तो वेयर, वेयर का तो वेयर ही रहेगा, तो हैव वाला काट दिया आपने। डू का हो जाएगा आर, वॉर वाला नहीं हो सकता, हैव वाला नहीं हो सकता। वेयर आर द न्यूज पेपर केप्ट बाय यू, तो डू यू केप्ट का, क्योंकि भाई ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ए इज द करेक्ट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा वोकैबुलरी के सफर पे। The old man touched and patted the cow. Patted का मतलब होता है थपथपाना। The cow was patted and touched by the old man. यही मुझे सही लग रहा है। The cow patted. Cow patted का मतलब है काव नहीं थपथपा दिया, हे बेटा यहाँ आज हमारा आशीर्वाद ले लो, ये मतलब हो जाएगा। The cow was so touched. सो क्यों लगा रहे हो? The patted cow. Patted का मतलब है थपथपाती हुई काव। काव कैसी आई? गाय आई थपथपाती हुई, तो कोई मतलब नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो भाई अब एक बार ना कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि तुम्हें ये क्लास एक्टिव और पैसिव वॉइस वाला पोर्शन कैसा लगा, कितने कॉन्फिडेंट हो तुम, और तुम्हें क्या मज़ा आया ये क्वेश्चंस करके, कैसी लगी तुम्हें ये एक्टिव और पैसिव वाली ट्रिक जो मैंने तुम्हें एकदम यूनिक सिखाई है। ज़रूर बताओगे ना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स डेस्परेटली। मैं क्लास के बाद तुम्हारे कमेंट ज़रूर देखूंगा। मुझे बताना कि तुम्हें ये तरीका जो मैंने सिखाया है एक्टिव और पैसिव वॉइस भग से करने का, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में हमेशा ऑप्शन में ही तो आएंगे, है ना, और मैंने तो तुम्हें बिना ऑप्शन के भी सिखा दिया। फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म देख लो तो पैसिव बन जाएगा। तो मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी तुम्हें ट्रिक, ठीक है, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं मेरे चीतों वोकैबुलरी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मुझे बताओगे कि अगर तुम्हें सच में ये ट्रिक अच्छी लगी है तो तुम्हारा स्कोर कितना आया है, आउट ऑफ 40 अपना स्कोर बताओगे। आउट ऑफ 50 स्कोर नहीं पूछ रहा हूँ, आउट ऑफ 40 स्कोर। तो दो चीज़ें बताओगे, एक तो क्लास ये कैसी लगी, मतलब ट्रिक के बारे में बताओगे, जो ट्रिक जो तरीका मैंने आपको बताया है एक्टिव से पैसिव करने का, ज़्यादा देखने ही नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भाग, फॉर्म ऑफ बी और थर्ड फॉर्म, कहानी खत्म ना। तो आपको बताना है ट्रिक कैसी लगी। दूसरी चीज़ आपको ये बतानी है कि आपको स्कोर कितना आया आउट ऑफ 40। चलिए हम बढ़ते हैं सिनोनिम्स की तरफ। अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना। अबेट इज टू रिड्यूस, डिक्रीज। तो आंसर हो जाएगा सी, प्रेज वर्दी, जो तारीफ के काबिल हो। डेस्टिट्यूट इज बेसिकली पुअर, और एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बुरा कर देना, और वर्सेन, है ना, किसी की पीड़ा को, उत्पीड़न को और ज़्यादा बढ़ा देना। तो आंसर इज सी। सूद, सूद का मतलब क्या होता है? सूद का मतलब होता है किसी को ठंडा करना। सूद मतलब पैसिफाई करना, काम, पैसिफाई, मॉलिफाई, प्लाकेट। वोकैब रजिस्टर में लिखते रहना, ठीक है। एटीन्यूएट, एक्साइट कर देना। एक्साइट से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। एक्साइट का मतलब क्या होता है? किसी को उत्तेजित करना। एक्साइट इज मीन्स टू अराउज, ठीक है। रिपेल का मतलब क्या होता है? दूर हटाना, एवर्स, हेट। एड्रॉइड क्या होता है? स्किलफुल। एक वर्ड और आता है इसके लिए, एडेप्ट। एक हो रहा है डेक्स्ट्रस। एक्सल्टेशन का क्या मतलब होता है? एक्सल्टेशन का मतलब होता है बेसिकली जब तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो, तो एक्सटेसी, हैप्पीनेस, ब्लिस, ठीक है, ये होती है। कैलामिटी का मतलब क्या होता है? डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, हैवॉक, ठीक है, विध्वंस जिसे आप कहते हैं, विध्वंस, कैटास्ट्रॉफ, डिबैकल, विध्वंस। डिस्पेयर का क्या मतलब होता है? डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, ना उम्मीदी। पेसिमिज्म। रिटेन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को रोक के रखना, होल्ड। तो आंसर इज ए। नोट करते रहेंगे यार। अगर आपको लग रहा है मैं टाइम कम दे रहा हूं तो इसीलिए तो रिकॉर्डेड वीडियो, भग से पॉज करो, पक से नोट कर लो। स्कॉन का मतलब क्या होता है? स्कॉन का मतलब होता है कंटेम्प्ट, घृणा, हेटरेड, रिपल्जन, एक्सीक्रेट, या और बढ़िया वर्ड देता हूं, डिस्डेन, डिस्पाइस, लोथ,
एंटीपैथी, एंटागोनाइज, ठीक है, प्रेस, एक्सटॉल, किसी की तारीफ करना, एप्लॉस, कमेंट मतलब तारीफ करना, वीकन तो तुम्हें पता ही है, कमजोर करना, रिवर्सेबल मतलब जिसको रिवर्स किया जा सकता हो, तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, अब भैया देखो नोट करते रहना, वो क्या बड़ी मेहनत से देख रहा हूँ तुम्हारे प्यार में। फ्रूगैलिटी का क्या मतलब होता है? फ्रूगल का मतलब होता है मीगर, किसी चीज का बहुत कम होना, फ्रूगल। फ्रूगल इज थ्रिफ्टी, कुछ किसी चीज का बहुत कम होना, मीगर कम होना किसी चीज का। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड आता है यहाँ पे, प्रोविडेंस। प्रोविडेंस का भी मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज जो बड़ा कम हो, भगवान की तरफ से, लिमिटेड बेसिकली। ठीक है, ग्लट का मतलब क्या होता है? ग्लट का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं ना कि किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के कहना, एग्जैजरेशन कह सकते हो, या बोस्ट करना, बोस्ट। एग्जैजरेशन, तो ग्लट मतलब बोस्ट, एग्जैजरेशन। हाँ जी, किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा होने को भी ग्लट बोलते हैं, जिससे वर्ड तुमने सुना होगा ग्लटन, भुक्कड़, पेटू, मैंने कराया भी है आपको। तो ग्लट का मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना भी होता है, जैसे आप कह सकते हैं अबेंडेंस। ठीक है, मेंटेन से कोई मतलब नहीं है। इन्फॉर्म का मतलब होता है इन्फॉर्मिटी, नहीं सुना होगा तुमने, इन्फॉर्मिटी, वीकनेस, वीक, फ्रेल, कमजोर, वीक, फ्रेल। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? बी इज द करेक्ट आंसर। इनएविटेबल का मतलब होता है अनएवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, मतलब असर्टेन, अनएवॉइडेबल, लाइकली, ये सारे के सारे सिनोनिम है। ऑसम आपको पता है, डाउटफुल पता है, अनलाइकली जो नहीं होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जो होना है असर्टेन है। पॉइग्नेंट कौन होता है? पॉइग्नेंट एक ऐसा आदमी जो बेचारा सीधा साधा हो, इमोशनल बेसिकली, पॉइग्नेंट, इमोशनल, सेंटिमेंटल, पेंसिव, पेंसिव काफ़ी हद तक सैड भी होता है। ठीक है, एसेट आपको पता ही है, एसेट होता है एक जो आपके पास माल, माल इज आपका एसेट, जिसको बेच के आप कभी भी पैसा बना सकते हैं, जैसे आपकी कार, आपका घर, वो एसेट होते हैं। अच्छा, शार्प का मतलब आपको पता है क्लेवर भी होता है। क्लेवर के कई सारे सिनोनिम होते हैं, निफ्टी, वाइली, श्रीव्ड, कैनी। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए एक और भी वर्ड आता है अनकैनी। अनकैनी भी वो होता है, ज़्यादा चालाक नहीं होता, सीधा साधा होता है बेचारा। तो आंसर इसका हो जाएगा पॉइग्नेंट में डी। और ये रहे इसके सिनोनिम जो आप अपने वोकैब रजिस्टर में नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, मैकैबर। देखिए, मकैबर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी मनहूस और बड़ी गंदी सी है, समथिंग विच इज़ वेरी बैड, nasty, gruesome, ग्रिसली, ग्रूसम, ग्रिसली, सपल्क्रल, ड्रियरी, ये सारे के सारे मकैबर के सिनोनिम होते हैं। हेल्दी आपको पता है, चीयरफुल आपको पता है, स्लगिश होता है लेजी, लैकाडाइसिकल, लिथार्जिक, स्लॉथफुल, इंसोलेंट, इंसोलेंट नहीं, इंडोलेंट, इंडोलेंट।
आंसर हो जाएगा एक। बहुत सारे वर्ड मिल गए हैं आपको आज, तो मुझे ये भी बताना कि भाई कितने वर्ड करा दिया आज भी मैंने वो क्या आपके। अगला पेज, अगला वर्ड ऑकल्ट। आपने सुना होगा ना ऑकल्ट फोर्सेस, जादुई, सुपर नेचुरल ना। तो लेटेंट, लेटेंट मतलब हिडन ना, जो कि सरप्टिशियस हो, है ना, सीक्रेट, इजोट्रिक, सिर्फ बहुत ही कम लोग उसे जानते हो ना, उसे कहते हैं लेटेंट, हिडन। ऑब्सक्योर का क्या मतलब होता है? हेजी, धुंधला, वेक, ब्लर, ओपेक, जिसके आर पार देखना मुश्किल हो। इंटेलिजेंट पता है आपको, एंसेस्टर होते हैं पूर्वज, आंसर हो जाएगा सी। लास्ट वर्ड ऑफ द डे। तो भाई आज वोकैब भी हमने बहुत सारी कर ली है, और मैंने कोशिश करी थी कि आज 2 घंटे वाली क्लास को मुझे 1.25 घंटे में निपटाना है, पर मुझे लग रहा है हाँ निपटा दिया भाई, 1.25 से पहले ही निपटा दिया, बहुत बढ़िया। मीनेसिंग का क्या मतलब है? मीनेस का मतलब होता है थ्रेट। मीनेस का क्या मतलब होता है? थ्रेट, कोई धमकी या कोई डर किसी चीज का, फियर, तो उसका सिनोनिम बताना है। तो कॉम्प्लायंस इज अ पॉजिटिव वर्ड, अनसीमली तो कोई मतलब नहीं है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ऑस्पिशियस कहते हैं ना, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द वेडिंग सेरेमनी। ऑस्पिशियस वर्ड खूब यूज होता है कार्ड्स में। तो ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ, प्रॉफिटेबल, फॉर्चुनेट ना, फॉर्चुनेट। फोरबिडिंग ये होता है ओमेन। ओमेन का मतलब होता है बैड साइन किसी चीज का, है ना, आकाशवाणी किसी चीज की कुछ बुरा होने वाला, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, है ना, तो ये क्या होता है? फोरबिडिंग होता है। मीनियस भी आप कह सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया ये थी विक्रांत वाले बच्चों आज की क्लास, वंदे मातरम, और मैं अब लेता हूँ आपसे विदा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, वो ट्रिक आपको कैसी लगी, और आपके कितने सही हुए आउट ऑफ 50। मुझे ये भी बताइए कि भाई ये बताओ वर्ड्स कितने कराए आज मैंने आपको। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।